कुछ लोगों का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल एकदम हाई होता है और खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल एकदम लो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और कुछ लोगों का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल तो ठीक है, लेकिन खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, इवन दो उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया या उनकी डाइट में ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा नहीं था। और कुछ लोगों का पूरे दिन का ब्लड शुगर लेवल तो ठीक चल रहा है, रैंडम भी ठीक है, लेकिन सिर्फ फास्टिंग का ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा हाई होता है। तो ऐसा क्यों होता है? और हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें पूरे दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए? और जब हम सुपरमार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ जो फूड प्रोडक्ट है उसका ग्लाइसेमिक लोड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? बहुत सारे फूड प्रोडक्ट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेन तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डायबेक्सी के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट समेत बहुत से वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं। तो अब देर किस बात की, डायबेक्सी आटा आज ही ऑर्डर करें, फायदा जरूर होगा। तो पहला सवाल है कि किसी का ब्लड शुगर फास्टिंग का 150 है और खाने के बाद पीपी 120 आ गया, तो ये कैसे हुआ? ये कैसा चमत्कार है कि खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल और कम हो गया? तो ये होता है रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, या इसको कह सकते हैं रिएक्टिव हाइपर इंसुलिनीमिया। ये मेडिकल वर्ड है। दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, इन वर्ड्स को गूगल पे टाइप करके देखिएगा, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया और रिएक्टिव हाइपर इंसुलिनीमिया। इनको पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा। एक थोड़ा सा किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। अभी कुछ दिन पहले मैं YouTube पे एक वीडियो देख रहा था और उस YouTube के वीडियो में एक आयुर्वेद वाले डॉक्टर कह रहे थे, वो काफ़ी उम्र थी उनकी, और वो बता रहे थे कि वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि राइस और गुड़ खाने से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। तो राइस और गुड़ खा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है गुड़ खाने के बाद भी। तो जो उन्होंने देखा होगा वो यही केस देखा होगा, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया वाला। तो देखिए, जब आप YouTube पे जाते हैं तो बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं और कौन सी वीडियो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन सी वीडियो नहीं दे रहा है, ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे पहचाने? तो उसका उपाय एक ही है, आपको खुद अपना एनालिसिस और रिसर्च करना पड़ेगा। जब आप खुद रिसर्च करेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन है, बट अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, तो सही इंफॉर्मेशन चुनना ये भी एक मुश्किल टास्क हो गया। तो एनीवे, इस रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट पेट में जाता है और पेट में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेट में ना कुछ सेंसर लगे हुए हैं और वो सेंसर ये पता लगा लेते हैं कि जो खाना आया है उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है और कितना शुगर उन्होंने रिलीज़ किया। और उस शुगर रिलीज़ के बेसिस पे पेनक्रियाज अपना इंसुलिन रिलीज़ कर देता है और वो इंसुलिन शुगर को उठा के ब्लड से सेल के अंदर डाल देता है। फिर थोड़ी देर में फिर खाना आता है, फिर वो यहाँ पे जो सेंसर लगे हुए हैं वो पता लगाते हैं कितना शुगर आया, फिर पेनक्रियाज उसमें इंसुलिन डालता है। तो यही किस्सा चलता रहता है। तो दिन में आदमी 5 बार खाना खाए, दिन में आदमी 10 बार खाना खाए तो तुरंत पेनक्रियाज स्टिमुलेट होती है, ये सेंसर जो है बजने लगते हैं कि इतना कार्बोहाइड्रेट आ गया। तो साल भर से ऐसा चल रहा है, 2 साल से ऐसा चल रहा है, 5 साल से ऐसा चल रहा है, 10 साल से ऐसा चल रहा है। तो धीरे धीरे जो पेनक्रियाज है उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, यार इसने बहुत परेशान कर दिया, दिन रात कार्बोहाइड्रेट आता रहता है, दिन रात कार्बोहाइड्रेट आता रहता है। तो पेनक्रियाज जो है गुस्से में आ जाती है और गुस्से में ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगती है। तो फिर किसी दिन क्या होता है कि बाहर से ऐसे खाना आया और खाना वो जाके उसने कार्बोहाइड्रेट डाला और सेंसर ने देखा कार्बोहाइड्रेट तो आया था थोड़ा सा, तो हमारी पेनक्रियाज को जहाँ पे 1 गिलास इंसुलिन डालने की ज़रूरत थी वहाँ पे उसने 1 बाल्टी भर के इंसुलिन डाल दिया, ले मर, ले जा सारा इंसुलिन। तो पेनक्रियाज बहुत गुस्से में है और उस गुस्से के कारण जो बहुत सारा इंसुलिन रिलीज हो गया है वो इंसुलिन ब्लड में से शुगर को पकड़ता है, सेल्स के अंदर डाल देता है और ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। तो वो जो लेवल था वो फास्टिंग से भी कम हो गया
पीपी का लेवल। तो फास्टिंग में 150 था, खाने के बाद 120 हो गया। तो अगर ऐसी कंडीशन चल रही है तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो वो क्या करे? तो चलिए खुद ही कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको बार बार छेड़ेंगे या उसको थोड़ी देर शांत रहने देंगे, बैठने दो, थोड़ी देर में गुस्सा शांत होगा तो आदमी ठीक हो जाएगा। वही पैनक्रियाज का भी है। पैनक्रियाज को बहुत गुस्सा आ रहा है, पैनक्रियाज इन्फ्लेम्ड है, इरिटेटेड है, तो हम पैनक्रियाज को थोड़ा रेस्ट देते हैं। और पैनक्रियाज को रेस्ट कैसे मिलता है? जब हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं, डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करते हैं। और दूसरा, उसको स्पेस देते हैं। तो अगर हम उसको हर 2 घंटे में खाना देंगे तो पैनक्रियाज पहले से गुस्से में, तो इरिटेशन बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे? फूड फ्रीक्वेंसी कम कर लेते हैं। तो दिन में 3 मील या 2 मील पे आ जाते हैं। तो जब फूड की फ्रीक्वेंसी कम होगी और उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो पैनक्रियाज का गुस्सा कम होगा और कम इंसुलिन रिलीज होगा। तो जो फास्टिंग और पीपी का जो गैप है ये धीरे 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 जो है ये नॉर्मलाइज होने लगेगा। और ये कोई चमत्कार नहीं है कि 1 दिन 2 दिन में हो जाएगा। ये महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, किसको क्या प्रॉब्लम है, कितना सीवियर प्रॉब्लम है, उस पर उसका इम्पैक्ट डिपेंड करता है। और जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं, जिनकी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं, तो वहाँ पे डाइट को एडजस्ट करना भी कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए आप डायबेक्सी के दिए हुए नंबर पर फ़ोन कीजिए, वहाँ पे डाइटिशियन और डॉक्टर आपको फ्री कंसल्टेशन करेंगे, कोई फीस नहीं लगेगी आपकी, और वो आपको सजेस्ट करेंगे कि किस टाइप की डाइट्स आपको लेनी चाहिए। और अगर आपकी ड्रग रिलेटेड कुछ एडवाइस है तो मेडिकल डॉक्टर जजमेंट करेंगे और जो सही एडवाइस उनको लगेगी वो आपको सही एडवाइस देंगे वहाँ पर। तो एक तो हमने पहला ये केस देखा कि फास्टिंग 150 है और पीपी 120 है, ये कैसे हुआ? तो ये रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया या रिएक्टिव हाइपर इंसुलिनीमिया इस कंडीशन के कारण हुआ। दूसरा केस हम देखते हैं कि फास्टिंग का लेवल तो ठीक चल रहा है और खाने के बाद जो पीपी है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन इंसान ने कोई बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट ही फॉलो कर रहा है, ग्लाइसेमिक लोड भी कम है, तब भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो वैसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन रिलीज करती है और फास्टिंग में अगर मान लीजिए पैनक्रियाज 4, 5 यूनिट, 6 यूनिट इंसुलिन बना रही है तो इसका मतलब सफिशिएंट इंसुलिन है। तो वो कैसे पता लगता है? हम फास्टिंग का इंसुलिन लेबोरेटरी से टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पता लग जाता है। तो पैनक्रियाज ठीक है, फास्टिंग का इंसुलिन ठीक है। और जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें थोड़ा सा ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आया है। तो अगर मान लीजिए पैनक्रियाज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं बना रही है खाना खाने के बाद, तो पैनक्रियाज कमज़ोर हो गई है, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे फूड आया, हमें 5-10 यूनिट इंसुलिन की ज़रूरत थी, तो पैनक्रियाज ने बनाया ही नहीं, पैनक्रियाज ने खाली 2 या 3 यूनिट इंसुलिन निकाला, पीपी इंसुलिन। और उससे क्या होगा कि जो ग्लाइसेमिक लोड आया था वो ये इंसुलिन मैनेज नहीं कर पाया। जनरली 1 यूनिट इंसुलिन 50 यूनिट ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर लेता है। तो मान लीजिए 2 यूनिट इंसुलिन आया तो खाली 100 यूनिट ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करेगा, और 100 यूनिट ब्लड शुगर लेवल अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ लीजिए 5 ग्लाइसेमिक लोड हो गया। तो इंडिविजुअल बेसिस पे ये देख के कि कितना इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या काम करना है? सबसे पहले देखना है कि फास्टिंग इंसुलिन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। फिर जनरल नॉर्मल खाना खा के, गेहूं की रोटी, गेहूं की ब्रेड खा के हम ये चेक कर सकते हैं कि फास्टिंग इंसुलिन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। और इन दोनों का जब हम डिफरेंस देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारी जो पैनक्रियाज है वो कितना इंसुलिन बना पाती है। तो जब इस लेवल को हम चेक करेंगे, अगर मान लीजिए फास्टिंग का इंसुलिन 4 है और खाना खाने के बाद इंसुलिन खाली 6 आया है, तो इसका मतलब पैनक्रियाज कमज़ोर हो गई है, बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो गई हैं, ज़्यादा इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो इस केस में अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो इन जनरल जो हम 25 ग्लाइसेमिक लोड लेके चलने की बात करते हैं कि डायबिटीज़ में 25 ग्लाइसेमिक लोड लेंगे तो ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, तो उनका ग्लाइसेमिक लोड और कम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो 25 से हो सकता है 20 करने की ज़रूरत पड़े, हो सकता है 15 करने की ज़रूरत पड़े। तो जो इस टाइप के डिसीजन है ये मेडिकल डॉक्टर लेते हैं कि कितनी आपकी ये ब्लड शुगर की और जो आपकी इंसुलिन की रिपोर्ट है उसके बेसिस पे कितना ग्लाइसेमिक लोड आप ले सकते हैं, वो मेडिकल डॉक्टर डिसाइड करते हैं। जो आप डायबेक्सी के दिए हुए नंबर पे जब आप फ़ोन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा।
तो ये कंडीशन। अब हम तीसरी कंडीशन पे चलते हैं कि इन जनरल रैंडम ब्लड शुगर लेवल तो सब ठीक चल रहा है, HbA1c भी कंट्रोल्ड है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, खाली ये फास्टिंग का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो ये वाले जो प्रॉब्लम है कि खाली फास्टिंग का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है, इसको हम डॉन्स फिनोमिना कहते हैं या डॉन्स इफेक्ट कहते हैं कि जब 12-13 घंटे हो गए रात को फास्टिंग करते करते, तो ब्लड में शुगर का लेवल जब कम होने लगता है, तो जो हमारा जो लीवर है, ये लीवर शुगर बनाता है। ये बड़ा कमाल का ऑर्गन है ये लीवर, ये अपने आप कुछ भी बना सकता है, भगवान ने इसको बहुत ताकत दिया है। तो ये शुगर अपने आप अंदर ही बना लेता है। तो इसीलिए जो है इसेंशियल फैट होता है, इसेंशियल प्रोटीन होता है, इसेंशियल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शुगर तो ये ग्लूकोज अपने आप भी बना सकते हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर कर लेता है और अपने आप शुगर बना देता है। तो जब ये देखता है कि रात भर भाई शुगर नहीं है, तो ये अपने आप लीवर ग्लूकोज बना के ब्लड में डाल देता है, और सुबह जब 5-6 बजे हम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो फास्टिंग का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। तो अगर बाकी चीज़ें ठीक है तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में जो डिनर टाइम है, जो डिनर वाला जो फूड है, उसमें प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। तो प्रोटीन का इंटेक कैसे कि प्रोटीन जब ज़्यादा रहेगा डिनर में, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में 4-5 घंटे लगते हैं, उसका डाइजेशन टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो लंबे समय तक इसका डाइजेशन चलेगा, तो ब्लड शुगर जो है धीरे धीरे नॉर्मलाइज रहेगा, सडनली डाउन नहीं होगा, ताकि जो ग्लूकोज है वो पैनक्रियास जो ग्लूकोज है वो हमारे इसको लीवर को ज़्यादा बनाना ना पड़े। तो थोड़े दिनों में ये कंडीशन बैलेंस हो सकती है, और अगर सारी चीज़ें नॉर्मल है तो वैसे कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती। डॉन्स इफेक्ट ये नेचुरल फिनोमिना है। जो डायबिटिक हैं वो इसको रेगुलरली चेक करते हैं, इसलिए उनको पता लग जाता है। लेकिन जो डायबिटिक नहीं है वो कभी ब्लड शुगर चेक करते ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका फास्टिंग क्या है और पीपी क्या है, वो कभी चेक ही नहीं किया उन लोगों ने। तो ये कुछ ब्लड शुगर से रिलेटेड हमने वैल्यूज़ देखी और उनके बारे में जाना कि वो क्या करते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे अभी हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करें कि हमें पूरे दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए। तो इसकी कैलकुलेशन भी हम आज सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और प्रोटीन खाने से भी कुछ लोग डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि प्रोटीन खाएंगे तो किडनी खराब हो जाएगी, फैट खाएंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो बस उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो फिर कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, और उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और फिर उससे सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो थोड़ा डाइट को ना एनालाइज करना, न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनालाइज करना। समझ गया कि ना तो मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ ना आप मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग तो हैं, पढ़ लिख के कुछ तो समझ सकते हैं हम। भाई कुछ तो पढ़ाई है आपने, तो वो जो पढ़ाई की है वो इसीलिए तो की है कि आप समझदार आदमी हैं। तो ये मेडिकल साइंस भी समझ सकते हैं, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। तो प्रोटीन पे डिस्कस करते हैं। तो प्रोटीन कितना खाना चाहिए, तो इसका जो स्टैंडर्ड मेथड ये है कि अगर मान लीजिए आपका बॉडी वेट 70 किलो है, तो उसके बेसिस पे तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या हुआ कि आपका बॉडी वेट कितना है। दूसरा क्राइटेरिया प्रोटीन इंटेक का ये होता है कि कोई बीमारी तो नहीं है, किडनी वगैरह खराब तो नहीं है। और तीसरा, कहीं एथलीट तो नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि जो आदमी ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम करता है उसका प्रोटीन इंटेक, और जो फुटबॉल प्लेयर है मैदान में 6 घंटे फुटबॉल खेलता है उसका प्रोटीन इंटेक, दोनों डिफर करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी है जिसका वजन 70 किलो है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हेल्दी है, सब ठीक है, और उसका बॉडी वेट भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। तो उसको दिन में 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन ले लेना चाहिए। तो 70 किलो का आदमी 70 ग्राम प्रोटीन खा सकता है आराम से। अब मान लीजिए इस 70 किलो वाले आदमी को किडनी की कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या करे, वो कितना प्रोटीन खाए। तो किडनी की क्या प्रॉब्लम होती है इसको जानते हैं। तो किडनी की 2 तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक तो किडनी की प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यूरिन आउटपुट कम है, और दूसरी किडनी की प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यूरिन आउटपुट ठीक है और प्रॉब्लम कुछ और है। तो पहले एक एक करके प्रॉब्लम को लेते हैं, इसको समझते हैं कि जो किडनी है उसका काम क्या है, फिल्ट्रेशन है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती है। तो जब हम जो प्रोटीन खाते हैं उससे नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन वेस्ट आता है, और हमारी बॉडी में क्रेटिनिन और यूरिया,
ये दो टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं और वो डेली किडनी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो हमने प्रोटीन खाया, क्रिएटिनिन, यूरिया बना, किडनी के थ्रू फिल्टर हो गया। तो उनकी एक विंडो होती है, इससे नीचे भी ये वैल्यू नहीं जानी चाहिए यूरिया क्रिएटिनिन की और इससे ऊपर भी नहीं जाइए, तो पर्टिकुलर एक विंडो है। तो इस विंडो के बीच में है तो ठीक है। लेकिन किसी कारण से अब किडनी ने काम करना जो है थोड़ा सा कम कर दिया है, ठीक से काम नहीं कर रही। ठीक से काम नहीं कर रही इसका मतलब कि जो फिल्ट्रेशन रेट है, GFR कहते हैं, जब आपकी जो ब्लड रिपोर्ट आती है और जो किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं उसमें GFR ये वैल्यू देखेंगे तो आपको पता लगेगा इसमें। तो इसका मतलब पहले दिन में सपोज कीजिए किडनी 2 लीटर यूरिन बना रही थी, अब दिन में खाली 1.5 लीटर बन रहा है या 1 लीटर ही बन रहा है या आधा लीटर ही बन रहा है। तो जैसे जैसे यूरिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है उसका मतलब किडनी उतनी ज़्यादा खराब होती जा रही है। तो हमने प्रोटीन खाया, क्रिएटिनिन, यूरिया बढ़ा, लेकिन किडनी तो बाहर निकाल ही नहीं पा रही, यूरिन आउटपुट कम है। तो ऐसे केसेस में जो 70 का 1 ग्राम से कैलकुलेशन था उसको हम घटा देंगे, तो 70 × 0.8 से कैलकुलेशन करेंगे। अगर प्रॉब्लम थोड़ी सी है तो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो कितना होगा 8 × 7 = 56, 56 ग्राम प्रोटीन खाएगा 70 किलो वाला आदमी। और मान लीजिए प्रॉब्लम और थोड़ी सी सीवियर है, यूरिन आउटपुट एकदम ही कम है, तो हम इसको 0.6 पे कर सकते हैं। तो ये 6 × 7 = 42, तो ये 70 किलो वाला आदमी 42 ग्राम प्रोटीन खाएगा। तो ये डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि किस लेवल की प्रॉब्लम है और उसके बेसिस पे कितना प्रोटीन देना चाहिए। लेकिन जीरो प्रोटीन की एडवाइस नहीं होती कि प्रोटीन एकदम जीरो कर दो, वो भी ठीक नहीं है। वो डॉक्टर एनालिसिस करता है, पर जीरो प्रोटीन डाइट नहीं होती, प्रोटीन का रिड्यूस कर देते हैं इनटेक। और वो तब जब ये किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। जनरल आदमी को तो 1 ग्राम के हिसाब से खाना है। दूसरा, किडनी की प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि यूरिन आउटपुट ठीक है, क्रिएटिनिन का लेवल भी ठीक है, यूरिया का लेवल भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जो यूरिन है उसमें बहुत सारा प्रोटीन रिलीज हो रहा है, बहुत सारा प्रोटीन किडनी के थ्रू छन के यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, बॉडी में प्रोटीन का लॉस हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ता है। तो जो 1 ग्राम की कैलकुलेशन थी, हो सकता है जो 70 ग्राम, 70 किलो वाले के लिए 70 ग्राम जो हम प्रोटीन इंटेक ले रहे थे उसको 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम जिस हिसाब से लॉस हो रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके ऐसे केस में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना भी पड़ सकता है। तो किस टाइप की किडनी की प्रॉब्लम है, प्रोटीन बढ़ाना है या घटाना है, ये मेडिकल डॉक्टर आसानी से कर सकते हैं। मेडिकल डॉक्टर और डाइटिशियन मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कितना इनको प्रोटीन इंटेक देना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई एथलीट है जो 70 किलो का आदमी है और फुटबॉल प्लेयर है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो अब उसका जो प्रोटीन इंटेक है 1 के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम उसका 1.5 या 2 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो उसको 70 ग्राम के बजाय 100 ग्राम या 140 ग्राम या 120 ग्राम, उसके बेसिस पे उसका प्रोटीन इंटेक डिसाइड किया जा सकता है। तो इन जनरल अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 70 किलो का आदमी 70 ग्राम प्रोटीन, 60 किलो का आदमी 60 ग्राम प्रोटीन, 65 किलो का आदमी 65 ग्राम प्रोटीन, इस हिसाब से खा सकता है। और अगर कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 0.6 या 0.8 उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसे कैलकुलेशन की जा सकती है। नेक्स्ट हम सवाल लेते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं कुछ फूड प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो जो हमारे पास ग्लाइसेमिक लोड वाला चार्ट है उसमें जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसका ग्लाइसेमिक लोड दिया हुआ है, लेकिन जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती हैं, जो ब्रांड प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो उसका कैसे पता लगाएं कि किसका ग्लाइसेमिक लोड कम है और किसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, उनके ऊपर तो लिखा हुआ भी नहीं है। तो कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? वैसे तो फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ने के लिए डायबेक्सी का आप ये वाला वीडियो देखिए, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को कैसे पढ़ना है। और एनीवे फिर भी अभी हम ये एक थोड़ा सा और एक क्विक मेथड सीखते हैं कि जल्दी से फटाफट हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसका ग्लाइसेमिक लोड कम होगा और किसका ज़्यादा होगा। तो इसको भी थोड़ा एनालिसिस की तरफ लेके चलते हैं। और हर चीज़ जब भी हम देखें तो थोड़ा डीप डिटेल में जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं आंसर मिल जाता है। कोई मैजिक नहीं है या कोई वूडू साइंस नहीं है, ये मेडिकल साइंस है। इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाता है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो फूड पे न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होती है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू लेवल पे आपको दिखाई देती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाती हैं? जैसे फैट है, फैट तो ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता। प्रोटीन है, ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता। फाइबर है, ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता। कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है।
तो जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं और कोई फूड प्रोडक्ट उठाते हैं तो सबसे पहला हमें ये देखना है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हैं, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, ये सब कितना है। तो फैट प्लस प्रोटीन प्लस फाइबर, इन तीनों को जोड़ लेते हैं पर 100 ग्राम। 100 ग्राम में अगर इन तीनों का जोड़ 50 ग्राम से ऊपर है तो इसका मतलब इसका ग्लाइसेमिक लोड कम होगा। अगर मान लीजिए फैट प्लस प्रोटीन प्लस फाइबर 60 ग्राम है 100 ग्राम में, या वो 70 ग्राम है, तो जैसे जैसे ये फैट प्लस फाइबर प्लस प्रोटीन का ये रेशो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता जाएगा। अगर मान लीजिए फैट प्लस प्रोटीन प्लस फाइबर ये 50 ग्राम की बजाय 40 ग्राम है 100 ग्राम में, या 30 ग्राम है या 20 ग्राम है, जैसे जैसे ये घटता जाएगा वैसे वैसे कार्बोहाइड्रेट बढ़ता जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा तो ग्लाइसेमिक लोड बढ़ेगा, और ग्लाइसेमिक लोड बढ़ेगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। तो अब बड़ी आसानी से ये तीन चीज़ों को जोड़ के क्विकली आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है और किसका ग्लाइसेमिक लोड कम। बस थोड़ा सा जोड़ना घटाने की ज़रूरत है न्यूट्रिशनल वैल्यू देख के। तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ना है ये बड़ा आसान काम है, हर एक फूड प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होती है और आप देख भी सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जब भी कोई फूड प्रोडक्ट देखें खरीदने से पहले न्यूट्रिशनल वैल्यू हमेशा पढ़ें। आदमी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़ता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं पढ़ता। न्यूट्रिशनल वैल्यू जरूर पढ़ें अगर आपको डायबिटीज़ है कोई भी प्रोडक्ट चूज करने से पहले। देखिए डायबिटीज़ का जो रिवर्सल का जो प्रोग्राम है वो नॉलेज और डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है, और हमारा गोल है, हमारी सोच है कि 2047 में जब हमारा भारत देश आज़ादी की 100वीं सालगिरह मना रहा हो उस समय तक हम डायबिटीज़ को हिंदुस्तान से इरेडिकेट कर दें। और ये तभी पॉसिबल है जब हम मिल के आपस में हम अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करें। जब हम एक दूसरे के साथ मिल के नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो देखिए कितनी आसानी से हम हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को भगा सकते हैं। तो चलिए मिलकर एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और एक दूसरे को मिलके मोटिवेट करते हैं। हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को भगाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।